Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the introduction of Ziaul Haq era and explained some points of Islamization concept during 1977 to 1988, and some changes and amendment were coming in the Pakistani Constitution 1973, और इस पे सबसे जो बड़ी अमेंडमेंट हुई वो 1985 में प्रीएम्बल को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का 8वीं तरमीम करते हुए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इस्लामाइजेशन की? इस्लामाइजेशन प्रोसेस 1977 टू 1988। सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो दौर गुज़रा है ये दौर जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर गुज़रा है। इससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत मेजॉरिटी से 1971 का इलेक्शन जीती। उसके बाद जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, मुसलमान की डेफिनेशन की, कादियानी और मिर्ज़ियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। उसके बाद जो है चंद कोई कोर्ट केसेस की वजह से और वो मर्डर केस थे उसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। और इसी दौरान जो है इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कैंपेन प्रोसेस हो रही थी तो नेशनल अलायंस बनी, मुफ्ती महमूद जो है वो उसके लीडर बने। तो अब एक कॉन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू हुआ जब मेन पॉलिटिकल पार्टी और जो नेशनल अलायंस बनी उसके दरमियान। तो इसी दौरान क्या हुआ कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को और जनरल ज़ियाउल हक़ जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। अब उसके बाद 1977 के इसी प्रोसेस के दौरान ही उलमाए कराम के 22 नुकात पर मुश्तमिल एक एजेंडा सामने आया, और वो एजेंडा ये था कि स्टिल द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान टू till now there is no any concept of the Islamic values and Islamic principle practice in Pakistan। किसी न किसी हद तक बात ठीक भी थी उनकी। दूसरी तरफ से सऊदी अरब से एक डेलीगेशन आया था, तो हुकूमत ने उस डेलीगेशन से भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स थे जो सऊदीया से पाकिस्तान आए हुए थे। तो आपने ये भी दिमाग में रखना है कि इस्लामाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ पाकिस्तान के जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो शामिल नहीं थे, बल्कि सऊदीया से भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बात क्लियर हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग अब आज इसको क्लियरली, अब आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। एक्सप्लेन में सबसे पहले आपने सेटिंग ऑफ द शरिया कोड, मैं इसको माइंड मैप के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। शरीयत ये लिखना है आपने, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ शरिया ऑर्डिनेंस। ठीक है, शरीयत बिल का नफाज, जो नफाज हुआ यहाँ पर शरीयती या शरिया अदालतों का क़याम, ये आप लोगों ने लिखना है, उर्दू वाले बच्चों ने। यहाँ पे उसका नफाज हो गया। उसके बाद ज़कात और उशर, ठीक है जी। ज़कात और उशर के बाद आपने इंटरेस्ट की, एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो प्रेयर अरेंजमेंट। नंबर नेक्स्ट जो है वो है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई थी पिछले लेक्चर में। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो इसका पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे 1 2 3 4 5 6 और 7। आज हम लोग बात करेंगे रिलीजियस स्कूल्स। रिलीजियस स्कूल्स का मतलब क्या है? रिलीजियस स्कूल्स का मतलब ये है कि ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ पर रिलीजियस स्कूल्स वर लुक आफ्टर द गवर्नमेंट एंड गिवन द एनुअल ग्रांट, देयर डिग्रीज वर कंसिडर इक्वल टू MA। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर नीचे डिस्कस कर रहा हूँ रिलीजियस स्कूल्स। रिलीजियस स्कूल्स, तो इसका मतलब बेटा ये है कि इससे पहले जो दौर गुजरा उसमें जो उलमा इकराम है या आलम की डिग्री को कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन जब ज़ियाउल हक का दौर आया, रिलीजियस स्कूल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो इस इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि जो आलिम है इट इज़ कंपैरेटिवली टू MA, यानी कि ही हैज़ अ पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह। वो निकाह का रजिस्ट्रार होगा, उसके पास अपनी स्टैंप होगी, तो वो भी कंसिडर रिलीजियस, तो ये MA के बराबर होगा। ठीक है। और इसी दौरान ये जो हिफ्ज़ की क्लासेस हैं, हिफ्ज़ की क्लास के बाद जो उलमा और आलम के कोर्सेज़ वगैरह होते हैं उनको भी शामिल किया गया। समझ आ रही है बात? उसके बाद कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरबिक, ये नंबर 8 था। नंबर 9 अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरबिक। तो बेटा इसमें यह था कि क्लास 6 टू क्लास 8, क्लास 6 टू क्लास 8 अरबी की तालीम को ज़रूरी करार दिया गया। बात समझ आ रही है? यानी कि अरबिक बिकम द कंपल्सरी सब्जेक्ट, इट बिकेम द कंपल्सरी सब्जेक्ट ड्यूरिंग द जनरल ज़ियाउल हक एरा। उसमें अरबिक का एक टीचर होता था जो बच्चों को अरबी सिखाता था। ठीक है। तो अरबी के सब्जेक्ट को क्लास 6 से लेके, यानी कि जो मिडिल लेवल की स्कूलिंग है पाकिस्तान में, उसमें अरबी सब्जेक्ट को ज़रूरी करार दिया गया। ये इसका मेन पॉइंट यही है, आपने ये याद रखना है कि 6 से लेके 8वीं तक इसको ज़रूरी करार दिया गया। नंबर नेक्स्ट जो है वो है द नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ठीक है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी दौर में आया और वो सन आपने मेंशन करना है। ठीक है जी। वो सन क्या था? द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ये आपने याद रखना है कि इट वाज स्टार्टेड इन 1981। 1981 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसमें फ़िक़्ह और शरिया पर मुश्तमिल जो है वो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। वहाँ पर शरीयत पर, यानी कि हमारे जो लॉयर हैं वो उसमें शरीयत पर जो लॉयर होते हैं वो और होते हैं, उनकी अपनी अदालतें हैं, वो अपने केसेस को वहाँ डिफेंड करते हैं। जो हमारा सिविल लॉ है और हमारा जो शरिया लॉ है वो अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। इनके कोर्ट, इनकी अपील्स वगैरह सारी अलग अलग होती हैं। तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया 1981 में, याद रखना है। ठीक है। और शरीयत फैकल्टी ये नंबर
11 है, ठीक है। शरिया फैकल्टी, शरिया फैकल्टी स्टार्टेड इन दी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शरीयत फैकल्टी, जहाँ पर प्रोवाइड दी सम इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स एंड टीचिंग टू फ़िक़्ह, हदीस एंड इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ, फ़िक़्ह और हदीस पर बाकायदा क्लासेस शुरू हुई। शरिया फैकल्टी आपने याद रखना है कहाँ पर शुरू हुई है, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो बेटा आपने याद रखना है कि इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट केम इन द 2019 एनुअल एग्जाम ऑफ फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड के 2019 में 20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, इससे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस्लामाइजेशन प्रोसेस जो है 1977 टू 1988 पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखें लॉन्ग क्वेश्चन की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। इसके अपने हेडिंग जो है वो 11 हैं, 11 हेडिंग्स पर मुश्तमिल। अब आपने ये याद रखना है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये याद रखना है कि उसमें मिनिमम 8 हेडिंग्स आपने ज़रूरी मेंशन करनी है, लिखनी है उसमें। अगर आपने बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि 8 headings and each heading has 1 mark। हर हेडिंग पर 1 मार्क होता है और 8 हेडिंग जब आप लिखेंगे, क्योंकि 12 तो है नहीं कि 0.75 मार्क्स हैं, तो आप जो है वो 12 के 12 उसमें मेंशन कर दें, तब जाके कहीं 8 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 11 ही। तो यकीन है मुझे कि इस्लामाइजेशन प्रोसेस, अब इसी दौरान जो है वो अफ़गान और रशिया वार शुरू हो गई और इस्लामाइजेशन, इस्लाम अगर कहीं नज़र आया तो इस प्रोसेस में नज़र आया पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें जो ज़कात और उशर का बाकायदा एहतमाम किया गया। इसके बाद जो है वो जो प्रेयर अरेंजमेंट स्कूलों में होती थी, ज़ाहिर है आप लोग तो अभी 9-10 में हैं, हम लोग उस वक्त जो है वो प्राइमरी से मिडल में हम लोग पढ़ते थे। तो प्राइमरी से मिडल में जब हम लोग गए तो डेफिनेटली हमने देखा कि बाकायदा प्रेयर अरेंजमेंट होता था। छोटी क्लासेस के बच्चे भी, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी आते थे, ज़ोहर की नमाज इकट्ठी अदा करते थे, ठीक है। रमज़ान में अगर कोई भी इंसान ओपन एरिया में किसी पब्लिक प्लेस पर खाते पीते अगर कोई मुस्लिम है वो पकड़ा जाता था तो उस पर डेफिनेटली जुर्माने किए जाते थे और उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट इस्लामिक लेजिस्लेशन नहीं होती तब तक मुल्क के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हैं, जब तक उसमें एक ट्रांसपेरेंट इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो डेफिनेटली उसका नुकसान फिर कौम को होता है। किस तरह होता है, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने पढ़ा कि पाकिस्तान को इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया गया। अब अगर पाकिस्तान को इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जितने भी रूल्स, पॉलिसीज़, लॉज बनने चाहिए थे वो इस्लामिक बनने चाहिए थे। लेकिन हम लोग अगर जायज़ा लें अपने पीनल कोड का या सिविल लॉज का, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ नहीं काटे जाते। अगर वी आर गोइंग टू कंपेयर द पाकिस्तानी लेजिस्लेशन टू दी सऊदी अरेबियन, तो उसमें हमें ये पता चलता है वहाँ पर सिर्फ चंद लोगों के, या आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे के हाथ कटे थे चोरी करते हुए, तो आज लोग खुली दुकानें ओपन खोल कर चले जाते हैं, वहाँ पर चोरियाँ नहीं होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अगर हम लोग उठाएं तो उन्होंने एक औरत को जब हाथ काटने का हुक्म दिया था एक औरत के, तो सहाबा ने जब उसकी सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आकर मना फरमा दिया कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके लिए भी यही हुक्म देता। तो इट्स मीन कि इंसाफ हमेशा घर से शुरू होता है। अगर इस्लामिक लेजिस्लेशन मौजूद हों
हमारे मुल्क में, तो हमारे मुल्क में जो शरह है क्राइम्स की, वो शरह बहुत कम हो, ठीक है, नशे की जो शरह है वो बहुत कम हो। तो हम लोग प्योर इस्लामिक लेजिस्लेशन बना ही नहीं पाए अभी तक। इस्लाम कुछ और कहता है, हम लोगों ने सिविल लॉज उठा के हमने इसमें ये लेके आगे जी हम लोग मुख्तलिफ सोसाइटीज़ क्योंकि आकर लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं, कल्चर मुख्तलिफ है, कस्टम मुख्तलिफ है, तो अलग अलग लॉज आ गए, ठीक है, और उसी को हम लोगों ने एक ढाल बनाकर जो प्योर इस्लामिक लेजिस्लेशन है उससे हम लोगों ने किनारा कर लिया। तो उसका नुकसान ये क्या हुआ? उसका नुकसान यही हुआ कि हमारे मुल्क में क्राइम की शरह बढ़ गई, डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं, चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर इनके हाथ कटें तो डेफिनेटली रिज़ल्ट कुछ और होंगे। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बातें करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। तो बेटा आप लोगों ने जब इसको लिखना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको, जैसे मैंने माइंड मैप बनाया सामने, आप माइंड मैप बनाएं। माइंड मैप बना के इसमें मैंने कोई डिटेल नहीं लिखी, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया कि यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब कंपलसरी स्टडी ऑफ अरेबिक लिखना है तो 6ठी से 8वीं तक, ठीक है। अब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जब उसको शुरू किया गया तो वो 1981 में। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के 1-1 मार्क हैं। अगर आप ये तमाम के तमाम अपनी तरफ से गप्पे मार देते हैं और 1981 नहीं लिखते तो डेफिनेटली उसका एक मार्क है वो तो कट जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरीके से जब रिलीजियस स्कूल में आप ये नहीं लिखेंगे कि उलमा इकराम को या आलिम को MA लेवल का जो है वो दर्जा दिया गया, तो डेफिनेटली वो भी नहीं लिखा जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शरिया ऑर्डिनेंस उसमें जो, और उशर ज़कात के निज़ाम में या उशर में ज़कात में आप जो है वो डिडक्शन लिखेंगे 2.5% की, ठीक है। उशर में 10% आप ऐड करेंगे ऑन द कल्टिवेशन ऑफ वीट क्रॉप। तो वीट या रबी क्रॉप, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, तब आपको एक नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तरीका है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जो बिल्कुल आपको शो कर देता है कि ये वो मेन पॉइंट है जो आपने मेंशन करना है। अगर आप उस पॉइंट को मिस कर गए या आपने उस पॉइंट को छोड़ दिया तो डेफिनेटली फिर आप वो मार्क हासिल नहीं कर सकते एनुअल एग्ज़ाम में जो आपको करने चाहिए। तो इस्लामाइजेशन प्रोसेस बहुत अहम है, बहुत अहम क्वेश्चन है। आप लोगों ने पहले क्लास में भी ये डिस्कस किया कि सर फ्लो चार्ट और माइंड मैप के ज़रिए हमें बताया करें, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं। हम लोगों ने 9th में भी बिल्कुल इसी तरीके से किया, कॉन्सेप्शन क्लियर होने के लिए। आज अभी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप इसको माइंड मैप बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो चुकी है, पहले से 9th में करवाई हुई है, आप ईजीली इनको एंटरटेन करेंगे। समझ आ रही है बात? तो इसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस टॉपिक के हवाले से बस तमाम के तमाम जो जितने भी ज़ाविये हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि ये बिल्कुल कंजस्टेड लिखा हुआ है, पॉइंट पर मैंने नंबर दे दिए हुए हैं, आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, ठीक है, 8 ये है, 9 है, 10 है और 11 है, ठीक है। बुक में भी हेडिंग्स मौजूद हैं, आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हेडिंग के साथ साथ आप अगर माइंड मैप और फ्लो चार्ट के ज़रिए इनको ड्रॉ करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो मार्क्स डिडक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटा फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू विल कॉन्टेक्ट विद मी थ्रू मेल ऑफ द कॉन्सेप्ट अकेडमी, ठीक है। कोई चीज़ भी समझ ना आए तो डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।